Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 17 to 18 June 2021. Let's start the session. Our first news is तो ये हमारा नया कोर्स लॉन्च हो चुका है CAPF शॉर्ट 2021। सब कुछ है इसमें, पेपर 1 पेपर 2 का सब कुछ गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपको। और इसकी फीस जो है यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें ही आप कोड यही यूज़ कर लीजिएगा शॉर्ट 2021। हमने यही कोड बना दिया, इससे आपका 1000 रुपीज़ और कम हो जाएगा। तो हमने बहुत ही हम नॉमिनल कर दिए ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। और कोई इंक्वायरी करनी है इस व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। पेपर 2 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके अगर आंसर चाहिए तो वो भी एक हमने नया कोर्स लॉन्च कर दिया, आप उसको भी ले सकते हैं। मात्र शायद 333 रुपीज़ में ही हमने लॉन्च कर दिया है टोटल, जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो आंसर होंगे वो सारे। और इसकी एक वीडियो भी हमने कल अपलोड करी है, आप देख सकते हैं। वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर पेपर 2 आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसको चाहिए वो ले सकता है। आगे चलते हैं हम अपनी न्यूज़ की तरफ। दिल्ली पुलिस मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट बेल टू 3 स्टूडेंट इन राइट्स केस। ये वही है जो मैं आपको बता रहा था कि JNU में 3 स्टूडेंट जो थी उनको हाई कोर्ट ने क्या करा था, बेल दे दी थी, बेल ग्रांट कर दी थी। तो दिल्ली पुलिस क्या करा, सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो अब देखते हैं क्या होता है जब सुप्रीम कोर्ट में गई है। अब मैं आपको बता रहा था कि क्या प्रॉब्लम आई थी। ये वही केस है जब CAA में ये 3 जो लड़कियां हैं जिनको अरेस्ट किया गया, इन्होंने प्रोटेस्ट करा था। तो इन पे UAPA के एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था। UAPA एक्ट क्या होता है, टेररिज्म का एक्ट होता है। सीधे सीधी बात कि आपने अनलॉफुल काम कर दिया, पुलिसफुल एक्शन कर दिया, इसके लिए आपको बुक किया जाता है, मतलब सीधे सीधे टेररिस्ट का एक्ट लगा दिया था। तो हाईकोर्ट ने बोली थी कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप इन पर कोई भी मुकदमा नहीं कर सकते। तो ये बहुत सही चीज़ बोली हाईकोर्ट ने। और यहाँ पे देखिए जो लिखा है, जो सुप्रीम हाईकोर्ट ने जो बोला है वही यहाँ ये लिखा हुआ है जो मैंने हाईलाइट करा, ये पढ़िए। राइट्स आर मैटर कंसर्निंग पब्लिक ऑर्डर एंड नॉट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। जो दंगे होते हैं वो पब्लिक ऑर्डर होता है, वो पब्लिक ऑर्डर के अंदर आता है, ना कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के। द कोर्ट ऑब्जर्वेशन दैट द स्टेट इज इन एंजाइटी टू सप्रेस डिसेंट। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि स्टेट से डिसेंट मतलब अपने खिलाफ अगर कोई बोल रहा है उसके खिलाफ सुनने के लिए रेडी नहीं है स्टेट। हैज़ ब्लर्ड द लाइन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटी। मतलब स्टेट जो है वो अपने खिलाफ कुछ सुनना चाहती ही नहीं है, उनको इतना डर लग रहा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा हाई कोर्ट बोल रहा है, पढ़ लीजिए। कल परसों जब मेरा लेक्चर आया था तो मेरे को एक बहुत अच्छा कमेंट मिला कि सर आप बोलते हैं कि राइट टू जो डेमोक्रेसी इज अ मिथ। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा किसी ने कमेंट लिखा हुआ था कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मिथ, और आप स्माइल करते हैं, पुलिस इतना काम करती है, इतना काम करती है, आप चाइना में जाइए, आप रशिया में जाइए, वहाँ आपको पता चलेगा डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। भाई ठीक है, लेकिन रशिया और चाइना वाले ये थोड़ी बोलते हैं कि हम डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन इंडिया वाले क्या बोलते हैं कि हम जो है वो हम सब बिगेस्ट डेमोक्रेसी। आपने वर्ड सुना होगा, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये थोड़ी होता है कि बस आप बोल सकते हो, आपको बोलने की आज़ादी और आपको घूमने फिरने की आज़ादी है, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। नहीं, स्टेट को क्रिटिसिज्म को सुनने की आदत होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म। दूसरा, हमारे यहाँ अपोजिशन होता क्यों है, अपोजिशन किस लिए होता है, अपोजिशन क्रिटिसिज्म करने के लिए होता है। हम ही लोग इन लोगों को अपॉइंट करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पब्लिक, बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक, वी द पब्लिक। तो जब पब्लिक अपॉइंट कर रही है तो उन्हें पब्लिक की सुननी भी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अब इन बच्चों ने क्या करा है, भले कि इन्होंने कुछ भी करा हो, लेकिन इन्होंने राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार करा। भाई अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, CAA जैसी आया था, तो CA क्या था, उसके बाद प्रोटेस्ट करने का हर सबका अपना अधिकार है। इन्होंने टेररिस्ट एक्ट इन पे लगा कैसे दिया, वही गलत है। हाई कोर्ट भी मान लिया, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी मान जाए। बात मेरे को जो केस आया हाई कोर्ट का एकदम सही लग रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आज इस पर आप एक आर्ग्यूमेंट लिखिएगा सब बच्चे। इन केस ऑफ इंडिया, नहीं ऐसे नहीं है, ये लिखिएगा, इज इंडिया इज अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी। इस पे आप फॉर और अगेंस्ट में आंसर लिखिएगा। मैं देखना चाहता हूं बच्चे क्या क्या लिख सकते हैं। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं अगेंस्ट में मैं क्या क्या बोल रहा हूं, फिर फॉर में ही बता देता हूं। फॉर में तो सही बात है क्योंकि इसमें इजी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। फॉर में पहले बता दूं डेमोक्रेसी कैसे कैसे है। अगर पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी कैसे कैसे है, पहले मैं उसके पॉइंट बता देता हूँ। हाँ, डेमोक्रेसी कैसे कैसे वो बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमारा ईजिली जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाती है। जैसे मान के चलिए हमारा इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन के बाद हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई प्राइम मिनिस्टर है वो अड़ा रहेगा कि नहीं अब तो मैं अनार्की हो गई, अब मैं किसी को ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करूंगा। नहीं, हमारे यहाँ ईजिली ट्रांसफर ऑफ पावर है कि आसानी से एक आदमी दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर देता है पावर। दूसरा आप लिखेंगे कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं वो फेयर होते हैं। इलेक्शन जो होते हैं वो फेयर होते हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होने चाहिए। इलेक्शन फेयरली होते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर इजीली है। और हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बिलीव करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे, कि इसमें आप एग्जांपल कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले आप एग्जाम दे सकते हैं GST का, आप दे सकते हैं एग्जांपल नीति आयोग का। ये सब जो एग्जांपल हैं ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के।
क्या मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, स्टेट और सेंटर जो मिलजुल के काम कर रहा है, ठीक है। ये कुछ मुख्य मुख्य एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो आपको लिखे हैं। अगेंस्ट में आप कैसे प्रूव करेंगे कि अगेंस्ट डेमोक्रेसी का, सबसे पहले आर्टिकल 370 अगेंस्ट कैसे, मतलब अगर लोग बोलेंगे कि आपने आर्टिकल 370 हटाया बहुत अच्छा है, लेकिन वहां के लोगों से आपको पूछना चाहिए था। लेकिन मैं आर्टिकल 370 का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपको आंसर लिखना ही पड़े कि कैसे कुछ पॉइंट्स बनाने, तब आप लिखेंगे आर्टिकल 370 में वहां के लोगों से पूछना चाहिए था ऐसा वैसा। लेकिन आर्टिकल 370 हटाया, वो बिल्कुल गवर्नमेंट ने एकदम सही डिसीजन था, गवर्नमेंट आई सपोर्ट दैट डिसीजन। हटाना बहुत जरूरी था वहां पे, क्योंकि वहां कंडीशन ऐसी थी, ठीक है। वहां की क्योंकि ग्रोथ ही नहीं हो पा रही थी, आर्टिकल 370 था तो जम्मू कश्मीर में ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। तो पहला ये। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने देखा होगा जितने इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन जैसे मान के चलिए इंस्टीट्यूशन सीबीआई हो गया, सीबीआई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनकी डीजी के अपॉइंटमेंट करने में कोई फेयर और ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है। ऐसी कभी कभी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने में आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है। तो भाई ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, उसे कहते हैं बिगेस्ट डेमोक्रेसी। तो ये कुछ पॉइंट आप फॉर में है, कुछ पॉइंट अगेंस्ट में, बहुत कुछ हो सकता है। आप लिखिएगा, जिसका अच्छा आंसर होगा हम उसे एक्सप्लेन भी करेंगे, मैं खुद उसको एक इस पे एक्सप्लेन करूंगा, जिसका अच्छा आंसर होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, हम आगे चलते हैं। कैबिनेट पैनल अप्रूव्स एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो कैबिनेट ने अप्रूव करा है। देखिए फिर से वही सवाल आ गया जो मैं आपको बोलता हूं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत होता है, उसी में देखिए फर्टिलाइजर सब्सिडी है, वो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो उसको अप्रूव किसने करा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एमएसपी को अप्रूव कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ऐसे ही से फर्टिलाइजर सब्सिडी को जो अप्रूव करेगी, अप्रूव हमेशा, अप्रूव मतलब फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन हमेशा 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 कैबिनेट लेता है। रिकमेंड कौन करेगा, रिकमेंड तो अपनी एक ही पावर है, जो कमेटी बनती है, CACP वाली कमेटी बनती है, काउंसिल बनती है, वो रिकमेंड करती है। अप्रूव कौन करेगा, फाइनल साइन कौन करेगा, तो कैबिनेट करेगी। कैबिनेट को हेड कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। जब वो साइन कर देंगे, ये साइन हो गए, तब वो अप्रूव हो जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, एमएसपी को अप्रूव कौन करता है, कौन रिकमेंड करता है, बस आगे चलते हैं। अधीर रंजन शाउटेड डाउन एट पीएसी मीटिंग। अभी पीएसी क्या है, आपने अगर पार्लियामेंट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो उसमें, मैं अभी लाइव सेशन हुआ तो बच्चे रिकमेंड कर रहे थे कि सर आप पार्लियामेंट पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको पार्लियामेंट भी पढ़ाऊंगा। एक दो दिन में उसकी वीडियो आ जाएगी, फुल पार्लियामेंट हम अपन लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो पार्लियामेंट है। तो मैं पार्लियामेंट मुश्किल से आपको 4 या 5 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना उसे, ठीक है। अब अपना पढ़ लेते हैं पीएसी। पीएसी क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी याद रखेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं टोटल, पहले तो याद रखना, टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इसका काम क्या है, ये देखती है कैग। कैग ने जो ऑडिट करा है वो सही करा है कि नहीं, कैग की जो ऑडिट की फाइल्स हैं वो इनको चेक करती है। आपको एक चीज ये याद रखनी है, इसका जो टर्म होता है वो 1 ईयर के लिए होता है, टर्म 1 ईयर के लिए होता है। इसका चेयरमैन जो है इस कमेटी के लिए, जो चेयरमैन है वो अपॉइंट कौन करता है, ये एक सवाल होता है। अपॉइंट बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड। इसमें जो डिसीजन होते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं, सब लोग जब बोलेंगे तभी वो डिसीजन लिया जाएगा। दूसरा, मैंने आपको बताया जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने उनको पढ़ा चुका हूँ। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में आया था, उसके बाद पहली बार मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में ही ऐसा बोला था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी होनी चाहिए, इसीलिए पहली बार ये पब्लिक अकाउंट कमेटी इसके बाद ही बनी है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद बनी है, 1921 में बनी थी पहली बार। तो इसी एक्ट के थ्रू बनी है। एक चीज ये भी पूछा जा सकता है, तो जो भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे मैंने आपको एक ही जगह बता दिया। हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमें जो पूछा जाएगा वो मैंने आपको बताया, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। राजनाथ कॉल्स फॉर ओपन इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए साउथ चाइना सी को काउंटर करने के लिए। एशियन कंट्री, एशियन में 10 कंट्री है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एशियन। इंडिया जो है वो एशियन कंट्रीज का पार्ट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर इसमें एक बात हुई है यूएन क्लॉज, इसकी बस फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। जो सी में जो लॉ माने जाते हैं, सी में जो लॉ माने जाते हैं वो यूएन क्लॉज के ही लॉ हैं, कि कितनी हमारी, हम पढ़ते हैं ना, कितनी हमारी टेरिटोरियल सी है, कितना हमारा एक्सक्लूसिव जोन है, ये सारा जो है वो यूएन क्लॉज के अंदर ही आता है। याद रखेंगे यूएन क्लॉज के अंदर ही आता है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इंडिया एक्सटेंड 100 मिलियन लोन टू श्रीलंका। श्रीलंका को हमने लोन दिया है, क्यों दिया है, ताकि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक अलायंस ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया में, हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ पे, गुरुग्राम, जैसे हम गुड़गांव भी बोलते हैं, अब उसका नाम गुरुग्राम हो गया है। तो इसका हेडक्वार्टर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके तहत
हमने 100 मिलियन का लोन दिया है श्रीलंका को ताकि हम उनका सोलर पावर को बढ़ा सकें। तो आपको बस याद रखना है 100 मिलियन का लोन दिया है, किसके लिए दिया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हम हेड कर रहे हैं, इसलिए उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। बस इससे ज़्यादा याद करने की कुछ जरूरत नहीं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बस आपके दिमाग में कहीं पीछे रखिएगा, दिमाग में ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आप इसका यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं। एक्स का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट 2 अदर सेंट टू एनआईए कस्टडी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एनआईए। एनआईए क्यों इंपॉर्टेंट है? एनआईए सबसे पहले किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, आपको याद होना चाहिए। सीबीआई, जो सीबीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आती है, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के लिए अंदर आती है। पहले जो सीबीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती थी, लेकिन बाद में इसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में कर दिया। लेकिन एनआईए अभी भी एमएचए के अंदर आती है। इसका गठन कब हुआ था? जब हमारे यहाँ कभी भी कोई नई इंस्टीट्यूशन तभी बनता है जब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो जब आपको पता है जो 26/11 के हमले हो गए थे, मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद हमें लगा कि एनआईए एक स्पेशल टीम होनी चाहिए जो टेरर एक्टिविटीज़ को काउंटर कर सके। तो एनआईए एक्ट 2008 में इसका गठन किया गया। एनआईए एक्ट का ये टेररिज्म से मामले देखती है, टेररिज्म के मामले देखती है। जो यूएपीएम पढ़ते आ रहे हैं ना, उसी के एक्ट में ये टेररिज्म का मामला है, ये सब एनआईए देखती है। फिर 2019 में एनआईए में एक अमेंडमेंट हो गया, उसमें इसमें हमने इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसमें इंक्लूड कर दिया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले भी एनआईए देख सकती है, साइबर टेररिज्म के मामले भी एनआईए देखेगी। हमने इंक्लूड कर दिया नई नई चीज़ों को। और काउंटरफिट करेंसी, जो नकली नोट होते हैं, उनके मामले भी अब एनआईए देख सकती है। तो ये सारा जो 3 इंपॉर्टेंट है, ये हमने एनआईए एक्ट 2019 में ऐड करा। ठीक है, एनआईए का आप मैंने पूरा बता दिया क्या क्या पूछा जाएगा, और कुछ डिटेल में मत पढ़िएगा, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़िएगा, उतना ही पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चाइनीज एस्ट्रोनॉट डॉक विद न्यू स्पेस स्टेशन। तो चाइनीज जो है वो अपने लोगों को स्पेस स्टेशन में भेजना चाहते हैं। जो उनका पहला स्पेसशिप है उसका नाम आपको याद रखना है तिहाने मॉड्यूल, द चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी। 2 आदमी को जो भेजने के लिए जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम आपको याद रखना है तिहाने मॉड्यूल। ये नया अपना फंक्शनल स्पेस स्टेशन बना रहे हैं जो 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इस वर्ड को याद रखना है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नडेला इज माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन। तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है आपको पता ही है, फेमस नेम सत्य नडेला। ये दोबारा अपॉइंट हो गए एज अ चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। बस आपको इतना याद होना चाहिए। एज अ प्राउड मूवमेंट इज ही इज अ इंडियन। तो हम सबको प्राउड होता है भाई, ऐसे लोग जितने भी लोग हैं, गूगल फेसबुक ऐसे बोलते हैं ना, सब इंडियन लोग हैं, तो ऐसे हैं। तो नडेला साहब दोबारा माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन बन चुके हैं। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, शिवम_त्यागी_ST। अब मेरे को बच्चे बोलेंगे सर आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे, आपने बीच में छोड़ दिया, आज क्यों नहीं लाए हो? तो क्या हुआ है, मेरे को लगता है कि अपना मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बचा हुआ है, मैं ऐसे कंप्लीट करूंगा 1-1, 2-2 टॉपिक, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज ये अभी लेक्चर आप देख रहे हैं, इसके तुरंत बाद 1 या 1.5 घंटे में आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ मैं, केवल स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, जो भी हमारा बचा हुआ पार्ट है। मतलब हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक पढ़ चुके हैं। तो हमारा अब जो आएगा वो हमारा आरटी से आएगा, मतलब 1930 तक हम पढ़ चुके हैं। तो हम 1930 से टिल 1947 पूरा जितना भी है आज़ादी तक पूरा मैं एक ही लेक्चर में बता रहा हूँ। आपके 1-1.5 घंटे में आपको मिल जाएगा पूरा लेक्चर, ताकि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। मेरे पे बहुत सारे डीएम आ रहे हैं, सर कब तक कंप्लीट हो पाएगी मॉडर्न हिस्ट्री, बता दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि अब एग्जाम भी नियर आ गया, ताकि आपको रिवीजन का भी सफिशिएंट टाइम मिल जाए। तो आप घबराइएगा मत कि सर कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे कंप्लीट करूँ तो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तभी मैं करूँगा। 1-2 घंटे में मेरी वीडियो बन जाएगी। अगर आपके कमेंट्स मेरे को लगे कि हाँ सब बच्चे राजी हो रहे हैं कि हाँ डाल दीजिए, तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो फिर ऐसी 1-1, 2-2 टुकड़ों में आप चाहते हैं तो मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वैसे ही मैं करूँगा। क्योंकि हिस्ट्री 1947 के बाद आप लोग सोचेंगे खत्म हो जाएगी, नहीं, इसके बाद एजुकेशनल मूवमेंट जो है वो भी मेरे को बताने हैं। फिर मेरे को क्या कहते हैं, जो इंडस्ट्रियल मूवमेंट है वो भी पढ़ाने हैं, सोशल रिलीजियस मूवमेंट है वो भी पढ़ाने हैं, ये और जो हमारा कोर्ट से रिलेटेड जो थोड़ा सा मैटर है वो पढ़ाना है, पुलिस रिफॉर्म क्या क्या हुआ है वो सब पढ़ाने हैं। तो अभी ये तो बस छोटा सा पार्ट है, जो पूछा जाएगा वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सभा कहाँ हुई है। तो आप ऐसा नहीं है कि 1947 के बाद मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसी हिसाब से हम डील करेंगे। ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा। जितने नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार, तो और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर दें। मैंने सारे महीने की जनवरी से पूरा जून तक की सारी जितने भी हमारी पीपीटीज थी, जितनी भी, उनको मैंने सबको पीडीएफ में कन्वर्ट करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप सब जाके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने 2-2 महीने की बनाई है, जैन से फेब, मार्च से अप्रैल और मई से जून, ऐसे 2-2 महीने का मैंने पूरा अपलोड कर दिया, ताकि आप सीधे जाके टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लें। अभी 2 दिन पहले ही डाला है मैंने फुल। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय।